सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड एमईसी के सारे सवाल करेंगे जो हमसे जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। कुल मिला के आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एंड इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिकमेंडेड रहता है कि आप पेन पेपर का इस्तेमाल करें और इसे खुद से सॉल्व करें और उसके बाद यहाँ पे आके जो भी आपका डाउट बचता है आप उसको यहाँ से रेफर करें। ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा, सिर्फ 2024 से नहीं, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, सभी के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला सवाल है जो हमसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। सवाल सिंपल सा है, कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ यूनिफॉर्म velocity along the axis inside a current carrying long solenoid है भैया। अच्छा, तो अगर आपके पास इस प्रकार से एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें आपको करंट फ्लो कर रहा है, तो भैया इस करंट के फ्लो करने के वजह से आपको ही पता है कि इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक्सिस के अलोंग ही एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है। आपने एक्सिस के ये आपको इलेक्ट्रॉन है, आपने एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। तो भैया यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। तो भैया आपका इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। वो अनडेविएटेड अपना मूव करता रहेगा। ठीक बात है सर, कोई भी इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एंड इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो हमको सवाल में क्या बोला, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो एक्सिस है इसको दोबारा से बनाएंगे एंड ये जो डायग्राम में आपको जो स्क्वायर लूप दिया है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। ठीक बात है सर, बना दिया बड़ा करके। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। लूप का जो शुरुआत हो रहा है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमको दे रखा है 2 मीटर्स एंड ये भी हमको दे रखा है प्रश्न में 2 मीटर्स। ठीक बात है सर। एज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2.5 मीटर, तभी तो ये वाली चीज 0.5 मीटर होती। उसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं 2.5 मीटर। ठीक बात है सर। अ स्क्वायर लूप सो एंड सो कैरिंग करंट 0.5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। करंट किस डायरेक्शन में हमको वो भी दे रखा है, इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप इज हाउ मच डैश मिली न्यूटन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आपको आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तब आपके इस लूप पे नेट फोर्स भी 0 हो जाता, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक्स के अलोंग जैसे जैसे तुम मूव करोगे फील्ड आपको इंक्रीज कर रहा है। एक्स एक्सिस में तुम मूव करोगे तो फील्ड आपको इंक्रीज कर रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चारों वायर को आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो भैया आपका जो वायर नंबर 3 है इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। वायर नंबर 3 के अक्रॉस पूरे वायर 3 पे आपको एक ही वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पूरा जो वायर नंबर 3 है वो सेम डिस्टेंस पे है आपको, राइट। ये एक्स की वैल्यू आपको सेम है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हमने B3 बोल दिया और वायर नंबर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने उसको B1 बोल दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो तुम B1 और B3 का वैल्यू को लिख सकता है, कहीं पे लिख दो सर B1 इज इक्वल टू हाउ मच। B1 को जब फाइंड आउट करोगे तो ये वाला जो वायर है आपको कितना दूर है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू योर 2.5। तो सर कहने का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह 2.5 सब्स्टिट्यूट करो। सो 0.21 प्लस 2.5 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा एंड 6 इंटू 0.2 इज नथिंग बट 1.2 टेस्ला।
उसी प्रकार से तुम यहाँ पे B3 भी कैलकुलेट कर सकता है। ये वाला वायर कितनी दूरी पे है, तो सर 2 मीटर्स की दूरी पे है, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, सो 0.2 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.2 यानी कि 1 टेस्ला। अच्छा है, अगर इस वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन तुमसे कोई पूछेगा तो L क्रॉस B से दोगे, I L क्रॉस B होता है ना, तो L क्रॉस B, तो भैया करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एंड फील्ड आपका आउट ऑफ द प्लेन है, तो आपका थंब राइट साइड आ रहा होगा। तो इस वाले वायर पे आपको फोर्स लग रहा है F1 राइट साइड, राइट, और ये फोर्स हो जाएगा आपको करंट, अगर हमारा I है तो I L इंटू B1। L क्या है भैया, तो आपका L जो है ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज योर L, एज लेंथ बेसिकली। उसी प्रकार अगर यहां पे तुम फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो तुम्हारा थंब इस बारी लेफ्ट साइड आएगा, यहां पे फोर्स F3 है लेफ्ट साइड, एंड इस F3 का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू IL B3। तो सर F1 और F3 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कष्ट यहां पे हो रहा है समझने में कि सर व्हाट अबाउट दिस वायर नंबर 2 एंड वायर नंबर 4। देखिए वायर 1 2 पे अगर आपको सच में फोर्स निकालना है देन यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि आप वायर 2 का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो यहां पे फील्ड अलग होगा, यहां पे फील्ड अलग है, यहां पे फील्ड अलग है, तो पूरे वायर के अक्रॉस फील्ड अलग अलग है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। लेकिन हम कह रहे हैं करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिएगा यहां पे फील्ड छोटा सा होगा, यहां पे फील्ड बढ़ गया, यहां पे फील्ड बढ़ गया, यहां पे फील्ड और बढ़ गया, यानी कि इस वाले एलिमेंट पे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, इस पे और फोर्स, इस पे और ज्यादा फोर्स, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स। अच्छा, और वायर नंबर 2 पे देखिए फील्ड है तो एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ द प्लेन ओनली, तो वायर नंबर 2 पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब यह है कि जनाब यहां पे जो फोर्स है ना, जैसे जैसे आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो फोर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने जो वेक्टर का लेंथ है उसको भी बढ़ा दिया है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बढ़ती जा रही है। जिस फैशन में ऊपर की तरफ फोर्स है ना, सेम टू सेम फैशन में भैया नीचे की तरफ भी फोर्स होगा। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, यू कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो आपको नीचे के तरफ ही आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो भैया हमको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स तो सर कैंसिल हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अपना जो नेट फोर्स यहां पे निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F3, दैट इज योर F1 माइनस F3। F1 की वैल्यू इतनी है, दैट इज योर ILB1, दैट फेलो इज ILB3। तो यहां से आपने IL कॉमन ले लिया और B1 माइनस B3 बोल दिया। करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर यानी कि हाफ, लेंथ आपको है 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर, मल्टीप्लाइड बाई B1 माइनस B3 करोगे तो 0.2 निकल के आएगा, 0.2 निकल के आएगा। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो जनाब ये आपको कितना हो रहा है, दिस इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो भैया 5 5 25 2 50, तो सर ये हमको हो जाएगा 50 मिली न्यूटन। तो भैया यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका आंसर 50 निकल के आना चाहिए। क्लियर है एकदम? इंटीजर टाइप सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्या बोल रहा है भैया हमको इसके अंदर, ये सवाल, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट और हाई वेटेड चैप्टर के गिनती में आता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज 0.5, it is suspended in a uniform magnetic field of 8 into 10 to the power minus 2 Tesla. The work done in rotating it from its most stable to most unstable position is how much? देखिए स्टेबल पोजीशन का मतलब होता है, स्टेबल पोजीशन का मतलब होता है कि भैया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल पोजीशन का मतलब मिनिमम, एंड अनस्टेबल का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी।
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, भैया सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस एम डॉट बी विच इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो तुमको भी दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब आपका थीटा 0 डिग्री हो, तो डायरेक्टली माइनस एम बी आ जाता। तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस एम बी एंड मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा आपको 180 डिग्रीज हो, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू आ जाता एम बी। अच्छा सर, बढ़िया है। वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इन रोटेटिंग फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, तो आपका फाइनल ओरिएंटेशन है अनस्टेबल वाला। तो अनस्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम बी, एंड स्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी। सो दिस फेलो बिकम्स 2 एम बी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक मोमेंट हमको दे रखा है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻²। तो भाई साहब ये तो 1 हो जाएगा। सो प्रश्न का जो सही जवाब है वो हमको इतना ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम सर, बढ़िया है, शानदार। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तो भैया आपको यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी दूरी डी पे क्या होता है फील्ड, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अच्छा, तो हमको कहता है कि एक वायर है जिसमें आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, दूसरे वाले में 2i करंट भी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। एक पॉइंट ए है जो कि इस वाले वायर से r दूरी पे है, इन दोनों वायर के बीच में 2r डिस्टेंस है। एक पॉइंट सी है जो कि इस वाले वायर से r डिस्टेंस पे है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सी इज x/7। तो ए पे इन दोनों वायर की वजह से फील्ड निकालो, है ना, फिर डिवाइड करना है सी के मैग्नेटिक फील्ड से। तो भैया ए पे जो फील्ड होगा इसके वजह से वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 दोनों के ही वजह से ए पे जो फील्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा यहां पे। यानी कि अगर ए पे फील्ड चाहिए तो 1 की वजह से निकालो, 2 की वजह से निकालो और उनको ऐड कर दो। और अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो भैया दोनों वायर की वजह से, यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल, सी पॉइंट पे दोनों वायर की वजह से फील्ड इनटू द प्लेन होगा और दोनों को तुम नॉर्मली ऐड कर सकते हो। तो यहां पे भैया उन दोनों के मैग्नीट्यूड को निकाल के हमको बस रेशियो लेना है। तो भैया करो यहां पे b1 प्लस b2। वायर नंबर 1 के वजह से फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है r है तो r की जगह r लिखेंगे, प्लस म्यू नॉट करंट ही हमारा जनाब यहाँ पे 2i है तो 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई। भैया ए पॉइंट का इस वायर से जो दूरी है वो तो 3r है ना, दिख रहा है ना, 2r प्लस r 3r है। सो यहाँ पे इनटू करके 3r कर देना डिवाइडेड बाई सी पॉइंट की बात करें तो वायर नंबर 2 के वजह से कितना फील्ड है, म्यू नॉट करंट 2i है डिवाइडेड बाई 2 पाई और दूरी कितना है r है, प्लस म्यू नॉट इस वाले वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3r। भैया ये डिस्टेंस भी तो 3r ही है तो यहां पे फिर से हमको आ जाएगा 3r। अब अपने को इसको बस सिंप्लीफाई करने का है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा है ना यहाँ पे ये म्यू नॉट आई ये तो कटेगा ही कटेगा, तुम्हारा ये 2 पाई भी मरेगा, पूरा का पूरा 2 पाई ही मार देना, तुम्हारा ये r भी मरेगा, r भी मर गया। तो यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2/3 है होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तुम्हारे पास 1/3 है। तो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास आ रहा है 5/3 एंड डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ रहा है 7/3। तो भैया 5/7 हमारा रेशियो निकल के आया, विच मीन्स कि यहां पे हम x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बढ़िया एकदम। अच्छा चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन अ कोएक्सियल स्ट्रेट केबल
द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए हमारा तो मानना है कि इस प्रकार के सवाल में ना डायग्राम अगर दे देते तो क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहता। तो इसका डायग्राम है ना कुछ इस प्रकार का है। इसका डायग्राम जो है जनाब कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से देखिएगा। तो दो केबल है, कोएक्सियल है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो आपका जो मटेरियल है ना, देखिए अंदर वाला तो ये मस्त सॉलिड है, ठीक है। फिर यहां पे भी मटेरियल है, ये वाला पोर्शन आपका खाली है ना, इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपके पास सिस्टम है। ठीक बात है सर। अच्छा, दोनों में ही द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि अगर इस वाले में आई करंट ऊपर की तरफ है तो सर इस वाले में ना आई करंट नीचे की तरफ होगा। इसमें आई करंट ऊपर की तरफ है तो इसमें सर आई करंट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कहां पे जीरो है? इनसाइड द आउटर कंडक्टर, इनसाइड द आउटर कंडक्टर। ये है तुम्हारा इनर कंडक्टर और ये है तुम्हारा आउटर कंडक्टर। तो आउटर कंडक्टर के अंदर, राइट, आउटर कंडक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट को अगर तुम उठा लो, तुम अगर ये वाले पॉइंट को उठा लो एक्सिस से कि सर यहां पे आपको फील्ड क्या जीरो होगा? कदाचित भी जीरो नहीं होगा, कदाचित भी जीरो नहीं होगा। तुमको मन करता है तो भैया तुम यहां पे एक इस प्रकार का एम्पियर सर्किटल लूप बनाइए, तो आप देखेंगे कि इस लूप के अंदर आपको एक नेट करंट निकल के आएगा। ये करंट तो है ही, और अगर इतने से पोर्शन में तुम देखोगे तो भैया इस आई का कोई फ्रैक्शन ऑफ करंट होगा, तो नेट करंट तो आपको बचेगा। तो यहां पे तो फील्ड जीरो नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, है ना, ये जो हवा वाला पोर्शन है यहां पे, तो भैया अगर तुम ऐसे भी लोगे तो इस लूप के अंदर ये वाला करंट तो है ही, तो सर यहां पे भी आपको फील्ड तो जीरो नहीं है। आउटसाइड द केबल, यानी कि पूरा का पूरा अगर तुम बाहरी कोई पॉइंट ले लो और तुम इस रेडियस आर का कोई एक एम्पियर लूप बनाता, तो तुमको दिखता कि इस लूप के अंदर एक करंट ऊपर एक करंट नीचे, तो नेट आपको जीरो हो जाता, आई इन। तो भैया यहां पे आपका फील्ड जीरो हो रहा है, तो ये वाला आंसर सही है। इनसाइड द इनर कंडक्टर, वो मतलब यहां पे भी नहीं होगा आपको। अगर हम यहां पे कोई अंदर में एक ऐसा कोई पॉइंट ले ले तो जनाब यहां पे तुम एक और लूप बनाओगे, इस लूप के अंदर आपको एक करंट आ जाएगा, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए शाबाश। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर सवाल 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में आपसे पूछा गया। A 2 एम्पियर करंट कैरिंग स्ट्रेट मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। भैया रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टिविटी दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, मास दे दिया है, वो हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। इस प्रकार से कुछ तो माहौल चल रहा है। मान लीजिए कि इसमें जनाब आपको करंट लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा है, इसका कुछ मास भी है, तो धरती माता का प्रेम भी इस पे mg लग रहा होगा। लेकिन हमसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्विलिब्रियम में है। तो भैया पक्का मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ILB वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, और उसके वजह से फील्ड फोर्स आपको mg को कैंसिल कर रहा होगा, तभी तो आपको ये वायर बैलेंस्ड है। क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर बाय अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो। हम चाहते हैं कि फोर्स ऊपर की तरफ आए। अगर तुम फील्ड को इनटू द प्लेन मान लो तो चेक कर लो, नहीं इससे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करो, फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन मान लो कि फील्ड आउट ऑफ द प्लेन था। अब चेक करो, है ना, L क्रॉस B करो तो आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा सर, अब आपका यहाँ पे डायग्राम बढ़िया लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया आपको जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज बैलेंसिंग योर mg, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट ILB इनटू mg। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ B इज डैश इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला। हमको यहाँ पे B चाहिए, हमको मास दिया है, हमको करंट दिया है, हमको ये लेंथ नहीं दिया है।
वायर का लेंथ कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस आपको होता है रो एल बाई ए, तो आप यहाँ पे एल को रिप्लेस कर देंगे रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाई रो से। तो ये काम यहाँ पे करो, आई इंटू बी इंटू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन रो इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से हमको दिख रहा है कि B इज इक्वल टू एम जी रो डिवाइडेड बाई योर आई आर इंटू ए। अब सब्स्टिट्यूट करो, मास आपको कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी की वैल्यू 10 दिया है सवाल में। रेजिस्टिविटी भी हमको सवाल में दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। करंट की वैल्यू हमको दे रखा है 2, रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 1 ओम, एंड दिस इज योर एरिया 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक बात है सर, ये और ये तो आपस में मरेगा, बिल्कुल मरेगा। 2 और 2 आपस में मरेगा, 10 और 10 आपस में मरेगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 टेस्ला हमको यहाँ पे निकल के आ रहा है, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो भैया अपने को 5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि आपको जेई मेंस के पीवाईक्यूज में हाफ डिफ्लेक्शन या फिर फिगर ऑफ मेरिट का सवाल देखने के लिए मिल रहा है। हमने अपने ही चैनल पे शायद 2023 था जब आपको इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, और तब आपको 2 अलग अलग सवाल पूछा गया था, 1/3 डिफ्लेक्शन पे एंड फिगर ऑफ मेरिट पे, राइट। तो ऑफकोर्स अगर आप यहाँ से पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे हमने थ्योरी भी समझाया था हाफ डिफ्लेक्शन का, फिगर ऑफ मेरिट का। ये आपको प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसका बेसिक्स पढ़ा है, फिगर ऑफ मेरिट में जो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम होता है तो आप इसको क्रैक कर लेते हैं। फिगर ऑफ मेरिट डिटरमाइन करने के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, राइट। यहाँ पे आपके पास एक हैवी रेजिस्टेंस होता है R, जिसे इस सवाल में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और आपके पास यहाँ पे सप्लाई है E, समथिंग लाइक दिस। ठीक बात है। जब आप हाफ डिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप इसके ऊपर एक शंट भी लगाते हो इस प्रकार से, और तब आपका एक्सपेरिमेंट हाफ डिफ्लेक्शन के लिए आप करते हो। फिलहाल के लिए हमें फिगर ऑफ मेरिट के ऊपर सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है, तो उसके लिए आप इस शंट को यहां से हटा देते हो, राइट। आपका यहाँ सप्लाई है, ये एक रियोस्टेट है, तो भैया सर्किट में आपको कोई करंट फ्लो कर रहा है जिसे हम कह देते हैं यहाँ पे IG। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ये जो IG होता है दिस इज इक्वल टू योर E अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। मान लीजिए कि सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा G ही सिंबल ले लेते हैं, तो कैपिटल G, सही बात है। अब भैया गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर करंट। IG इज प्रोपोर्शनल टू योर थीटा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हो तो K इंटू थीटा, इसी K को कहा जाता है आपको फिगर ऑफ मेरिट, दैट्स इट। यही इसका आपको थ्योरी है। तो भैया IG को तुम यहां पे रिप्लेस कर सकते थे K इंटू थीटा E अपॉन R प्लस कैपिटल G। प्रॉपर समझाएंगे, ठीक है, वो रैंडम सोल्यूशन नहीं है। अच्छा सर, हमको ग्राफ दिया है 1/θ वर्सेस रेजिस्टेंस का, तो एक काम कीजिए, इसको तुम लिख सकते हो K इंटू R K इंटू G डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 1/θ, यानी कि सर 1/θ इज इक्वल टू योर K बाई E इंटू R प्लस K इंटू G बाई E। तो भैया ये 1/θ है ना, ये अगर हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट बन रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दिख भी रहा है। बिल्कुल सर, यानी कि जो हमारा स्लोप है, हमारा स्लोप ही क्या है, k बाई ई के बराबर है, k बाई ई के बराबर है। और स्लोप तो हम सर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये रहा हमारा स्लोप, ये रहा हमारा सर स्लोप, दिस थिंग विल बी इक्वल टू हाफ एंड द बेस वुड बी इक्वल टू योर 2। तो सर कहीं ना कहीं हम m की जगह यहां पे लिख सकते थे हाफ अपॉन 2 इज इक्वल टू फिगर ऑफ मेरिट डिवाइडेड बाई E, और E की वैल्यू हमको सवाल में दिया है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 लिखा।
तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो 2 से 2 मरेगा और k की जो वैल्यू है 0.5 है, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻1, तो हमारा जवाब जो है सर वो 5 हो जाएगा। क्लियर एकदम भैया है। सिंपल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अपने को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब पे जाके सिर्फ टाइप करो, आप यूट्यूब पे सिर्फ टाइप करो फिगर ऑफ मेरिट बाई एड्यूनिटी, आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। 1/3 हाफ डिफ्लेक्शन बाई एड्यूनिटी, आपको एक वीडियो आ जाएगा। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको पढ़ के भी आपको बुरा लगेगा कि भाई ये सवाल क्यों दिया एग्जामिनेशन में, आपसे फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो भैया फोर्स लगता है QE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो QV क्रॉस B। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। मतलब 5 से 10 सेकंड का सवाल था, पढ़ो और आंसर टिक करके भागो। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जो डायमेंशंस है ना, वो भी देके आपको कहीं ना कहीं एक हिंट देता है कि भैया इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन। तो ये लेंथ आपको दे रखा है 0.5 मीटर, ये जो आपको रेडियस दे रखा है दैट इज इक्वल टू योर 1 सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ m नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैपिटल N यहाँ पे स्मॉल m दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स m दिया हुआ है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट यहाँ पे आपको 5 एम्पियर है। If the magnitude of magnetic field inside the solenoid is this much, then the value of m is how much। तो भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, म्यू नॉट Ni वाला। यहाँ पे अपने को बस चीजों को रिप्लेस करना है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, इनटू योर करंट। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ m। तो आपका कैपिटल N ही तो m है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं BL डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू आई ही आपका यहाँ पे m है। तो भैया b की वैल्यू क्या है? सब्स्टिट्यूट करो। फील्ड हमको दे रखा है 6.28 का मतलब क्या होता है? 2 पाई। सो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लेंथ हमको यहाँ पे दे रखा है 0.5, तो यहाँ पे लिखा हमने 0.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड करंट इज इक्वल टू योर सिंपली 5। तो अगर ध्यान से देखोगे तो भैया ये दोनों आपस में मरेगा तो ये 2 हो जाएगा। बढ़िया है सर। एंड 2 और 5 10, ये हो जाएगा 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻3। हमें आंसर सिर्फ नॉर्मल चाहिए इंटीजर, तो ये आपको हो जाएगा 500। तो भैया इंटीजर टाइप सवाल था, सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो आपको 500 है, 500। ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। अच्छा, सवाल में हमको कहता है कि भैया एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई आई कैप। तो आपका जो एक छोटा सा एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, placed at the origin and a large carries a large current of 10 ampere. The magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter from the element delta x of 1 centimeter length. तो भैया इसका जो लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस। तो हम तो क्या कह रहे हैं, तुम तो यहाँ पे बायर्ड-सवर्ट्स लॉ ही लगा दो। भैया तुम उसमें क्या बोलते थे कि अगर कोई आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dl है उसके वजह से अगर तुम किसी r वेक्टर पे, r पोजीशन वेक्टर पे तुम फील्ड देखोगे तो भैया आपको फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई योर r क्यूब। याद आ रहा है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं इसी को अप्लाई कर दो ना, जब आपका यहाँ पे एलिमेंट बहुत छोटा होता है तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे आपका ये भी तो बस एक एलिमेंट ही तो है, बस एक एलिमेंट ही तो है। हाँ सर, सो आई एम सेइंग अप्लाई दिस डायरेक्टली, कर दो बिना किसी शक के। इस फॉर्मूले को अगर तुम थोड़ा सा एक्सपैंड करो, है ना, अपने को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसको तुम क्या लिखते हैं? dl इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई योर आर क्यूब। तो ये आपको होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन दी आर वेक्टर एंड dl वेक्टर। तो भैया अगर हमारा ये है,
ये है हमारा अगर dl वेक्टर और ये है हमारा r वेक्टर, तो सवाल के हिसाब से तो r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में एंगल ही 90 डिग्रीज है, थीटा 90 डिग्रीज है। तो भैया हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट तो इतना हो गया, dl की जगह तुम यहाँ पे डेल्टा l लिख सकते हो, साइन थीटा आपको 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर हमने इसको r बोल दिया है तो ठीक बात है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यू नॉट आपका है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई करंट, करंट इज योर 10 एम्पियर 10, डेल्टा एल कितना है 1 सेंटीमीटर, सो 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई आर आपको 0.5 है यानी कि 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको हो जाएगा 1/4। अच्छा है, तो सर 4 पाई से 4 पाई हमारा मर गया, ये 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -8, सही बात है। ये 4 आपको ऊपर चल जाएगा, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला निकल के आ रहा है, यानी कि 10th का आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। क्लियर, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11th। बाप रे बाप, सवाल देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, क्या सवाल उतना टफ भी है? 6 अप्रैल शिफ्ट 1, अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 200 टर्न्स 2.5 ये उसका एरिया हो गया है, एंड कैरिंग इतना करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। इनिशियली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास है ना ऐसा सर्कुलर लूप था, ठीक है, एंड इसमें आपको लेटर से करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा था। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? राइट हैंड थंब रूल, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो भैया आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की तरफ हो गया है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। और हमको कहता है कि भैया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ था। अच्छा, इस एम की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? एन आई ए, आई इंटू ए होता है, लेकिन एन भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमको कर दो। Amount of work required to rotate the coil through 90 degrees from its initial orientation such that m vector becomes perpendicular to b। तो क्या किया तुमने फिर कॉइल को ऐसा रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, राइट तुमने कॉइल को ऐसा रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, सच दैट अब आपका करंट ऐसे है, तो अब आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया है। ठीक बात है सर, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन आपका फील्ड तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड था वो तो अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो अब आपका इनके बीच में जो एंगल हो गया ना वो 90 डिग्रीज हो गया है। यानी कि ये जो फाइनल ओरिएंटेशन है, इस समय सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -m.b, लेकिन थीटा ही 90 डिग्री है तो ये 0 हो गया। और इनिशियली कितना था? चुपचाप से -mb, क्योंकि यहां पे आपको थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाता, तो -mb है। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू योर u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो भैया ये तो इवेंचुअली mb ही बचा, mb बचा, और m कितना है nia इंटू बी, यही हो गया आपका वर्क डन। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न जो है जनाब 200 है। करंट हमारा है 100 माइक्रो एम्पियर, बोले तो 10 टू द पावर -4 एम्पियर, and area is equal to this much, which is your 2.5 into 10 to the power -4। magnetic field is how much? 1 टेस्ला, 1 लिख दिया यहाँ पे, गुड। तो ये है 2 है, ये 2.5, तो ये 5 हो जाएगा, एंड बाकी आपको 10 टू द पावर -6 जूल हो रहा है, यानी कि सर 5 माइक्रो जूल। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब आ रहा है इंटीजर है वो हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में 5 देखने के लिए तो मिल रहा है, बढ़िया है सर, गुड। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना। हमसे कहता है कि यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको y और x पे क्या क्या है वो लिखा हुआ है, और लिस्ट 2 में आपको ग्राफ्स है, आपको मैच करना है ना, कौन सा वाला मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। तो अब ये क्या है ना, ये आपको प्योरली थ्योरेटिकल चीज है।
थ्योरी इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप अगर इसको पढ़े हुए होते तो आप डायरेक्टली बोल पाते कि सर इसका मैचिंग 3 के साथ है। एनीवेज, मान लो कि किसी बच्चे को इसके बारे में नहीं जानकारी है, एग्जाम में क्या करते हैं, मैट्रिक्स यहां पे जब आपको ऐसा मैच द फॉलोइंग होता है तो आप एक नहीं भी जानते तो क्या पता बाकी 3 जानते हो। ठीक है, तो एक बार मान लेते हैं कि आपको इसका नहीं पता था और पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे, एक्स में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एक्स लेस देन ए। तो भैया अगर तुम्हारा ये वायर होता है, अगर ये तुम्हारे पास वायर होता है, वायर मतलब फुल ऑन सॉलिड है, अंदर पूरा मटेरियल है, और इस पूरे वायर में आपको कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, वायर का जो रेडियस है वो हमको कहता है कि ए है, तो तुम किसी एक ऐसे पॉइंट पे हो जो वायर के अंदर है, एक्स इज लेस दैन ए, तो भैया यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, राइट। यहाँ पे आपको एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकल के आता है। अभी नहीं, आगे जाके आपको इस टाइप का एक और सवाल मिलेगा जहां पे हम आपके लिए फॉर्मूला निकाल के भी दे देंगे, लेकिन यहां पे अंदर में जो आपको फील्ड होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इस वाले का जो ग्राफ होगा ना, ये वाला होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रोपोर्शनल टू आपको एक्स रहता है अंदर में, तो बी का मैचिंग आपको 1 के साथ है। अब तुम देखो, बी का मैचिंग 1 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, 4 के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपको नहीं हो सकता। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर फॉर एक्स मोर देन ए, तो भैया जब तुम किसी बाहरी पॉइंट पे होते हो ना, वेयर एक्स इज मोर देन ए, तब जो आपको फील्ड होता है वो नॉर्मल जो आप लिखते हो ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, वही होगा, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी ये वाला ग्राफ। तो सर सी का जो मैचिंग है वो आपको 4th के साथ है, तो सर यहाँ पे सी 4th है और यहाँ पे सी 3rd है, इसी से ही पता चलता है कि ये गलत है और ये वाला सही है। तो सिर्फ 2 जान के भी तुम सही ऑप्शन टिक मार पा रहे थे, राइट। जैसा कि बताया, ए का मैचिंग आपको 3rd के साथ है। डी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जनाब वास्तविक रूप में रियलिटी में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सोलेनॉइड होता है ना, तो सेंटर पे आपको मैक्सिमम फील्ड होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जैसे जैसे तुम दूर जाते हो ना एक्स के अलोंग, तुम जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपका फील्ड जो है वो घटता जाता है, और इसके बाहर तुम जैसे ही निकलोगे आपका फील्ड ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करना शुरू कर देता है, जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। सो आपको यहाँ पे डी का जो मैचिंग है वो 2 के साथ देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको ये मस्त वाला एक आइडियल सोलेनॉइड होगा तब आपको अंदर तक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा और बाहर में आने के बाद आपको 0 हो जाएगा, और अगर ये नॉन आइडियल सोलेनॉइड होगा जहां पे लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन, उस केस में आपको लगातार राइट साइड जाते जाते फील्ड घटता जाता है। ये जो ग्राफ दिख रहा है पहले कांस्टेंट है, फिर आपको ये ऑलमोस्ट झटके से 0 होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही जवाब है। एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन, ऊपर से आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स मैच फॉर्मेट में है, तो इसको सॉल्व करना बनता है किसी भी एग्जामिनेशन में। अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, एरिया इतना है, करंट इतना है, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी आपने एक सवाल किया था, वही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है। इस बार हमसे कहता है कि भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कॉइल का प्लेन है तो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तो वही बात हो गया ना, इसमें आपका करंट लेट अस से, अच्छा पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सच अ वे दैट प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्रीज हाउ मच। अब देखिए यहाँ पे है ना, इनको एक चीज और बोलना चाहिए था कि आपका जो करंट है वो किस सेंस में घूम रहा है, ताकि ये पता चल सके कि मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलो हम लोग एक मान लेते हैं कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब है कि हमने माना है कि करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। फिर से वही कहानी है कि आपने इसको रोटेट किया है,
कॉइल को आपने 90 डिग्रीज से रोटेट किया है, जिस कारण से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, और फील्ड तो सर अभी भी ऊपर की तरफ ही है, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अभी भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज हो गया है और यहाँ पे एंगल 0 डिग्रीज हो गया है, तो सर यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -mb होगा और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो जो आपका वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपको चुपचाप से mb निकल के आएगा। अगर आपने गलती से या किसी कारणवश, नॉट गलती से बट किसी कारणवश, अगर तुमने मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ लिया होता तो ये आपको +mb आता, तो आपका वर्क डन -mb आता। ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप है, आप यहां पे आंसर मैग्नीट्यूड में ही इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज m, n i a एंड दिस इज योर b। n की वैल्यू जनाब अपने को 100 दे रखा है, करंट का वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, सो 10 टू द पावर -3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस मच, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड योर मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, 0.2 टेस्ला। बढ़िया है सर। तो सर 5 और 0.2 तो 1 बन जाएगा, एंड 10 टू द पावर, यहाँ पे आंसर कैसे देना, माइक्रो जूल्स ना, तो खत्म, 100 माइक्रो जूल्स जो है ये आपको निकल के आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है दैट इज योर 100, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो भैया पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको, देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल ना वो आपको रिपेल करता है फील्ड को, ये रिपेल नहीं करता। इट अलाइन देमसेल्व्स, दे अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। अट्रैक्ट स्ट्रांगली, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट वीकली टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली लिख दिया तो ये नहीं हो सकता। हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0, बिल्कुल सही। इवन हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो वीडियो है हमारे चैनल पे, उसमें भी आपको ये सारा चीज मेंशन्ड है। मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड, दादा ये आपको गलत है, ये आपको गलत है। दिस इज ट्रू फॉर अ डायामैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। तो भैया स्टेटमेंट ए और सी ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 14 का अपने को सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गन एंड ऑल। एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 माइक्रो टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड। ओहो बहुत कुछ बोल दिया है। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, ठीक है, इनटू द प्लेन है, एंड आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है सर। तो और है तो ये इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अगर हमने जो डायरेक्शंस लिया है तो v क्रॉस b करो, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन है तो नेगेटिव चार्ज, यानी नीचे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है। तो हमसे कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ ई सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द सेम पाथ। भैया इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड मूव कर जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पक्के तौर पे ऊपर की तरफ लगा होगा, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ होगा, ये तो तय है। अच्छा सर, तो सर अगर अनडेविएटेड है तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो सर ई और ई आपस में मर गया, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू दिस मच, राइट। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ mv², यानी v को हम रिप्लेस मार सकते थे √2k/m से। बढ़िया है सर। b की वैल्यू है 3 माइक्रो टेस्ला, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना ये।
-6 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 के में आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड आपका जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻³ kgs। ओके, सो 2 और 5 अपने को हो जाएगा 10, तो इसको तो 16 बना देंगे। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो रहा है, उसको 10⁻12 को तुम अगर बाहर निकालोगे ना तो 10⁻6 बनेगा, तो ये और ये आपस में मरेगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 1.6 16, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, तो भैया ये तो हमको एट द एंड ऑफ द डे 4 निकल के आ रहा है, तो 4 इसका सही जवाब है। खत्म। अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A from the axis of wire is how much? क्या तो आपको इनसाइड वाले का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट, इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट एंड अंडरस्टैंड। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। तो भैया ये सब आपको लॉन्ग लॉन्ग वायर्स है, इनफाइनाइट वायर्स की तरह आप इसको ट्रीट मारते हो। एंड इसमें जो है पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपको यूनिफॉर्म करंट आई फ्लो कर रहा है। पूरे क्रॉस सेक्शन में आपको आई करंट है। इसका जो रेडियस है ना वो हमको दे रखा है ए। तो भैया A/2 दूरी में A/2 यहां से A/2 पे आपने अगर एक सर्कल बनाया है तो भैया इस सर्कल के थ्रू कितना करंट जा रहा है? सिर्फ इस सर्कल के थ्रू आपको कितना करंट है, कितना करंट है? इसको अगर हमने बोल दिया है आई इन, तो भैया इस प्रकार के आर डिस्टेंस पे, जहां पे आर आपको लेस देन ए है, यहां पे फील्ड होता है अपने को μ0 आई इन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो आपने जो फॉर्मूला ध्यान में रखा है μ0 आई बाई 2 पाई आर वो तो वैलिड है, लेकिन आई होगा आई इन, इस आर रेडियस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट यू कैन फाइंड थ्रू नॉर्मल यूनिटरी मेथड ऑल्सो। कि भैया पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में यानी कि पाई ए स्क्वायर एरिया में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा? तो भैया आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, यानी कि आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तुम इसको यहां पे डाल दो, तो μ0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपको क्या निकल के आ रहा है? μ0 आई आर डिवाइडेड बाई योर 2 पाई ए स्क्वायर। कुछ देर पहले हमने आपको ग्राफ दिखाया था कि भैया अंदर में आपको ग्राफ जो है बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, वहां पे एक्स था लेकिन प्रोपोर्शनल है। तो सर इनसाइड पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आउटसाइड पॉइंट के लिए नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर μ0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। अपने को अब बस रेशियो लेना है, रेशियो लेना है। इनसाइड पॉइंट है A/2 पे और आउटसाइड पॉइंट है 2A पे, राइट। तो यहां पे काम करते हैं, इसको ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 1, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 2। तो अपने को चाहिए B1 बाई B2 की वैल्यू। B1 इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला ये रहा, तो लिखो μ0 आई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल आर है A/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, बढ़िया है, दिस वन μ0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर यहां पे 2A के बराबर है, 2A। अच्छा, अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। μ0 आई मरेगा, 2 पाई से सर 2 पाई मरेगा, ए से सर यहाँ पे ए मरेगा, ऊपर में 1/2A है, नीचे में 1/2A है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1:1, यानी कि सर 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। ठीक है, बढ़िया है, हमने आपको फॉर्मूला तक डिराइव करके दिखा दिया है, तो कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया है सर।
अब देखिए उन्होंने बोला तो था कि भैया आपको जो हिस्टेरिसिस कर्व है ये सब फलाना चीज वो सिलेबस से हटा दिया, लेकिन देखो सवाल पूछ लिया कोरेसिविटी। कोरेसिविटी वर्ड जो है तुम उस हिस्टेरिसिस कर्व पे तो पढ़ते थे। कोरेसिविटी वर्ड जो है तुम उस हिस्टेरिसिस कर्व पे ही तो पढ़ते थे। ये वाला चीज याद कीजिए, ये क्या था, रिटेंटिविटी। तो भाई आपसे कहता है द कोरेसिविटी ऑफ द मैग्नेट इज दिस मच, राइट। यानी कि अगर तुमने रिवर्स डायरेक्शन में इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया तो आपका मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। आपको यहां पे H है, ये H है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में 5 इंटू 10⁻³ है, जो कि होता है आपको N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई करंट। The amount of current required to be passed in a solenoid of length 30 centimeter, number of turns this much, so that the magnet gets demagnetized when inside the solenoid। तो भैया आपका सोलेनॉइड इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, तो भैया ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये आपको है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इज 150 पर यूनिट लेंथ, यानी कि नीचे में होगा आपको 30 सेंटीमीटर, बोले तो सर 30 और ऊपर में एक 100 डाल दो, मल्टीप्लाइड बाई करंट, करंट हमको निकालने का है। बढ़िया है सर। सर 1 0 2 0 3 0 3 0 मर गया, सही बात है सर। 5 इसको काटेगा तो 3, यानी कि सर करंट यहां से हमको निकल के आ रहा है 10 एम्पियर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका जवाब आपको हो जाएगा 10, 17 का 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिमिलर था, वैसा ही आपको फिर से सवाल आ गया है। अ स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ 2 मीटर कैरिंग करंट 2 एम्पियर इज प्लेस्ड विद इट्स एजेस पैरेलल टू दी। क्वेश्चन नंबर 2 जाके देख लेना, अगर तुमने 2 नंबर नहीं देखा है और तुम डायरेक्टली इसको देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज है, वहां पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यहां पे उतना भयानक डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे जितना वहां पे किया था। तो इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 जाके कृपया करके देखो, कृपया, है ना, कृपया करके। बढ़िया है सर। तो हमारे पास इस प्रकार का वापस से माहौल है, वापस से सिचुएशन है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एज लेंथ 2 मीटर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। किस डायरेक्शन में है नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, अपने को निकालना है बस मैग्नीट्यूड, राइट। दिस इज योर 2 एम्पियर। बढ़िया है सर। मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। अच्छा, ये वायर कितनी दूरी पे है तो मान लो x1 दूरी पे है, ये वायर कितनी दूरी पे है तो मान लो x2 दूरी पे है। बढ़िया है सर। तो अगर तुम नंबरिंग कर दो वायर्स पे 1 2 3 एंड 4 तो तुमको पता चलेगा कि भैया वायर नंबर 1 पे आपको जो फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन वो कुछ B1 है, वायर नंबर 3 पे फील्ड जो है वो B3 है। तो ये B1 के वजह से आपको जो फोर्स लग रहा है वो आपको F1 लग रहा है राइट साइड, और इस पे F3 लग रहा है लेफ्ट साइड। लेकिन आपको जो वायर नंबर 2 और 4 है उन पे आपको यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, उन पे आपको फोर्सेस ऊपर तो लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम राइट साइड जाओगे ना ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। लेकिन सिमिलर फैशन में यहां पे भी काम चल रहा है, सिमिलर फैशन में सर यहां पे भी काम चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग ये कह पा रहे हैं कि जितना फोर्स सर यहां पे लग रहा है ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा था। तो हमने बोला फिर से कि सर नेट फोर्स इज नथिंग बट F1 माइनस F3। F1 इज नथिंग बट योर ILB1 ILB3। L कितना है तो L हमारा सर ये वाला चीज है, L हमारा सर ये वाला लेंथ है जो कि एज लेंथ है 2 मीटर। करंट तुमको दे ही रखा है, सो IL B1 माइनस B3। B1 कितना है तो भैया x2 दूरी पे है, x2, तो यहां x की जगह x2 पुट करो, देखिएगा I इंटू L B1 x की जगह x की जगह x2 पुट करना, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा आपको B0 1 प्लस 4 x2 माइनस B3 x की जगह x1 पुट करो यहां पे,
तो ये आपको हो जाएगा B0 1 प्लस 4x1। अच्छा सर, सो दिस बिकम्स IL। यहाँ पे तुमको दिखना चाहिए कि भैया आप यहाँ पे B0 को कॉमन लेते तो आपको ब्रैकेट में ना 1 और 1 तो मर जाता, 4x2 माइनस 4x1, तो सर आपका 4 भी कॉमन निकलता और x2 माइनस x1 इज नथिंग बट दिस लेंथ L, जो आपका एज लेंथ है ना L, तो ये इतना ही है, ये इतना ही है। तो ये आपको कितना निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू योर 4IL का स्क्वायर, 4IL का स्क्वायर इंटू योर B0। तो 4 की जगह 4 लिखा, करंट की जगह 2 लिखा, लेंथ कितना था भैया, एज लेंथ कितना था 2 मीटर, तो उसके जगह हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, L स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई B0, कहाँ गया B0, हमको यहाँ पे दे रखा है 5, तो ये आपको कितना हो रहा है 5 4 20, 20 और 8 100, कितना होगा भैया 8 है ना, ये 8 इंटू 20 160। सो 160 जो है इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए, 160 न्यूटन। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राइट, क्या बोल रहा है, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, बस मासेस में अंतर है। इसका मास अगर m है तो इसका मास 2m है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ये सिर्फ u है तो ये वाला 2u है एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने यहाँ पे m और 2m बोल दिया है। ठीक है, having same kinetic energies enter a region of uniform field moving perpendicular to the field, the ratio of radius of neutron to the radius of proton, तो रेडियस आपको होता है mv डिवाइडेड बाई qb, और mv को हम लोग लिख सकते हैं 2mk डिवाइडेड बाई qb। दोनों के लिए चार्ज सेम, फील्ड सेम, काइनेटिक एनर्जी भी सेम और 2 भी कांस्टेंट, यानी सर रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मासेस। तो हमसे बोल रहा है रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन चार्ज, तो भैया मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो भैया मास ऑफ ड्यूट्रॉन तो ट्वाइस है, तो ये तो अंडर रूट ऑफ 2 आ गया, अंडर रूट ऑफ 2:1, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बात करते हैं आखिरी सवाल की इस सेशन की, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रही है, अ स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 44। ध्यान से देखिएगा भैया, तुम्हारे पास अगर एक स्ट्रेट स्ट्रिप है, पोल स्ट्रेंथ होता है कुछ, याद है, ये m है तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ -m है, इसके बीच का, दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कैपिटल L मान लो, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m1 दैट इज इक्वल टू m इंटू L। फिर तुमने इसी स्ट्रिप को है ना सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, सेमी सर्कल में तुमने इसको ऐसा बेंड कर दिया है, सही बात है सर, बढ़िया है। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ m, पोल स्ट्रेंथ -m, तो भैया जब तुम मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हो ना पोल स्ट्रेंथ इंटू L, वो पोल स्ट्रेंथ के बीच का सेपरेशन है, इस टाइम तो ये ट्वाइस ऑफ रेडियस है ना, जो भी इसका रेडियस होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, बट हमको ये भी पता है कि इसका जो सरकमफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल L इटसेल्फ, भैया उसी से तो बना है, इसी से तो बना है, यानी आपका R हो जाएगा L बाई पाई। हाँ सर, तो R की जगह हम यहां पे लिख सकते थे L बाई पाई। हमको पूछ रहा है कि भैया अब आपका जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, तो हम बोल रहे हैं क्यों नहीं तुम समझ पा रहे हो कि ml आपको m1 के ही बराबर था, तो यहाँ पे 2 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई m1, सो 2 डिवाइडेड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई m1 है आपको 44, तो ये इसको मारेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 7 14 और 14 2 28, तो इस सवाल का सही जवाब आपको हो जाएगा 28। ठीक बात है, थोड़ा सा हो सकता है कि आप में से कईयों के लिए ये जो चीज़ हो वो थोड़ी सी नई चीज़ हो, सीखने का मौका मिल रहा है। चलिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।